हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बिंदास एकदम। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर, है ना। जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, जिससे जिन लोगों का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है वो थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करके जाएं। कम समय बचा हुआ है तो अच्छे तरीके से तैयार करें। टॉपिक आपको पता ही है, पढ़े ही हो। जीन टेक्नोलॉजी था, इम्यूनोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। क्वेश्चन का भी सिस्टम वही रहता है। 75 नंबर का है आपका, 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए, है ना। ये है आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि आपको पता है कि इस बार मैंने क्लासें नहीं ली है फोर्थ सेमेस्टर की, है ना। फोर्थ सेमेस्टर जो है इसकी क्लासें मैं नहीं ले पाया हूँ। स्टार्टिंग की कुछ क्लासें ली थी जिसमें से क्वेश्चन आपका पहला ही दिख रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मैंने एकदम डिटेल में बताया था, है ना। और आपसे कई बार बोला भी था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जरूर आते। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, प्रतिबंधन एंजाइम, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है ना। समझ में आई बात। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। प्रतिबंधन एंजाइम, और मेनली इसमें इंडोन्यूक्लियेज जो है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, है ना। ये खासकर आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी तो रिस्ट्रिक्शन में एक्सोन्यूक्लियस भी आते हैं, लेकिन वो खास अगर नहीं याद करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडोन्यूक्लियस जो है इसको आप तैयार करके ही जाइए। अगर नहीं तैयार किए आप, आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है कोई, तो आप जरूर लेक्चर देख लीजिए, इसका लेक्चर पढ़ा हुआ है। सेकंड टॉपिक है बायोचिप्स, फ्रीक्वेंटली पूछा ही जाता है, इसको भी आप तैयार करके जाइए कि बायोचिप क्या होता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, बटोर लीजिए, है ना। 2-2 पन्ने का तैयार कर लीजिए अपना नोट्स, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में भी। फिर है कंप्लीमेंट सिस्टम, पूरक प्रणाली क्या होती है इसके बारे में बताना है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब अति संवेदनशीलता क्या होती है। हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता। फिर यहाँ पे आपका इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। आईजीएम, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, प्रतिरक्षी, है ना। एंटीबॉडीज आप लोग पढ़े होंगे, एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी जो है इसमें कई टाइप होते हैं। आईजीएम है आपका, आईजीई होता है ना, आईजीए होता है और आईजीजी होता है ना। इस तरीके से और भी टाइप होते हैं। ये है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन, मेगा इम्यूनोग्लोबुलिन, एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा, है ना। इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। आईजीएम के बारे में पूछा गया है ना, टिप्पणी लिखना है। तो ये कब प्रेरित होते हैं, कब इनका फॉर्मेशन होता है, इनसे रिलेटेड जो है पूरी बातें आपको बताना है। और इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ना, खासकर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, जितने जितने भी टॉपिक में बता रहा हूँ आपको, आप सभी नोट कर लीजिए, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका इसमें टॉपिक हार्मोनिक मीन, है ना। हार्मोनिक मीन होता है जो, इसमें ये जो मीन आपका पूछा जा सकता है, ये कंप्यूटेटिव जो एनालिसिस है उसमें से क्वेश्चन है। फिर है स्क्यूनेस, तिरछापन क्या होता है बताइए। और कुर्टोसिस, कुकुदता, है ना। कुर्टोसिस को भी आप पढ़ के जाइएगा। इधर आपका छोटे छोटे वही टॉपिक हैं। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है, कमेंट शॉर्ट, 50 शब्दों में ही लिमिट रखनी है। तो बस मेन फीचर जो काम है इसके वही बता देना है आपको। फिर यूआरएल्स, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना। तो ये जितने इसमें टॉपिक हैं, इसमें से आप ये मान के चलिए कि आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं से आप बीएससी कर रहे हैं,
इसमें से लगभग 5 तो पक्का ही मिल जाएंगे। अगर सब ये तैयार करके जाएंगे तो 5 कमेंट लिखने को आ सकते हैं आप में भी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बायोचिप, है ना, और आईजीएम। आईजीएम ही नहीं, आप ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये सभी पढ़ के जाइएगा। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना, एक्शन जो होता है एंटीबॉडीज का, इन सब मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आईजीए, आईजीजी, है ना, कौन कहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, कौन कहाँ पे हेल्प करते हैं, सब आपको पढ़ के जाना है। कौन सा एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है ना, जैसे आईजीई जो होता है, जब एलर्जी प्रतिक्रिया होती है बॉडी में तो इन्हीं के थ्रू की जाती है। आईजीजी जो है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, इसमें से कौन सा प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है करीब 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। हर एक क्वेश्चन 7 मार्क का है। टोटल आपका जो ये क्वेश्चन है वो कितने का हो जाएगा, 35 मार्क। पहला क्वेश्चन इसमें जो है आपका राइट ब्रीफ अबाउट जीन ट्रांसफर टेक्निक्स, मतलब जीन स्थानांतरण की जो तकनीकें हैं ये भी मैंने आपको करवाया था। जीन स्थानांतरण तकनीकों के बारे में संक्षेप में लिखना है आपको, मतलब 2-3 क्लासें ही मैंने सिर्फ लिया था, उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। समय नहीं रहा इस बार, इसीलिए थोड़ा कंप्लीट नहीं करवा पाया हूँ। 5th सेमेस्टर आपका कंप्लीट करवाऊंगा, है ना, नो डाउट सब कुछ तैयारी होगी। इसमें आपको जीन स्थानांतरण, जीन ट्रांसफर की टेक्निक जो है, जीन ट्रांसफर की टेक्निक बहुत सारी है। एनिमल के लिए अलग है और प्लांटों के लिए अलग है। कुछ टेक्निक्स कॉमन है जो दोनों में काम कर जाती है ना। आपने जीन गन पढ़ा होगा, जीन गन जिसको बायोलिस्टिक बोला जाता है। माइक्रो इंजेक्शन पढ़े होंगे, माइक्रो इंजेक्शन, ये सभी जो टेक्निक हैं। इसके अलावा हम सेल को हीट शॉक देते हैं, क्या देते हैं, हीट एंड कूल शॉक। 42 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं सेल को, जिस भी सेल के अंदर जीन को ट्रांसफर करना है, विद कैल्शियम 2+ आयंस, है ना। तो इस तरीके की भी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी। जीन गन है, माइक्रो इंजेक्शन है, बायोलिस्टिक वगैरह, ये सभी आपको जीन ट्रांसफर की जो टेक्निक्स हैं ये आपको कंप्लीट तैयार करके जानी। इस पे क्वेश्चन स्पेशली नाम देके भी पूछ सकता है कि जीन गन या बायोलिस्टिक के बारे में बताइए, या माइक्रो इंजेक्शन किस में यूज होता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यूज किए जाते हैं जीन ट्रांसफर के लिए, है ना, उनको भी याद कर लेना। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जो होता है, जो प्लांटों में क्या करता है, ट्यूमर डिजीज कॉज करता है। ट्यूमर, टीआई प्लाज्मिड जो उसका होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, वो भी इस तरीके से काम करता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, व्हाट इज बायोसेंसर्स, जैव संवेदक क्या है, राइट इट्स एप्लीकेशन, और इसके अनुप्रयोग आपको लिखना है। तो बायोसेंसर्स को भी देख लेना एक बार। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स, जो डीएनए ड्रग्स आपको पता है आजकल ज्यादातर डीएनए ड्रग्स बनाई जा रही, मेनली जो वायरसेस है ना, वायरस के लिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपका कोविड-19 का जो वैक्सीन था वो भी कैसे बनाया गया था, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के आधार पे ही तैयार किया गया था। तो डीएनए ड्रग्स जो हैं इस पे आपको जरूर तैयार करके जाना है, क्योंकि इससे संबंधित आजकल ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। आजकल जो बहुत घातक डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उनसे संबंधित जो मेडिसिन बन रही हैं उसमें मैक्सिमम आपको डीएनए ड्रग्स मिलेंगी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं। उन सब के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करके जाना है। इसमें से मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चंस बीच में गैप भी है। चलिए वो क्वेश्चन भी मैं बॉटनी का पेपर जब आपको दिखाऊंगा तो उसमें वो क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। इसमें पीडीएफ में जो है बीच का 1-2 पेज गायब है, मैंने देखा नहीं, ऐसे ही पीडीएफ। यहाँ पे सीधा 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लीजिए। मानव रोग के आनुवंशिक विश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज, जो मनुष्यों में रोग होते हैं, आनुवंशिक रोग, जेनेटिक
उनकी एनालिसिस करना है आपको। आपको पता ही है जो जेनेटिक डिजीज होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिजीज है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है ना। इस तरीके से कई सारे डिजीज होते हैं जेनेटिक डिजीज, जिसके बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। फिर एक इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई तालिका से मानक विचलन की गणना कीजिए। वर्ग अंतराल और आवृत्ति के बारे में है, तो इसको भी आप कैलकुलेटिव है थोड़ा, इस तरीके के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें देखिए, एक तंबाकू कंपनी दावा करती है कि धूम्रपान और फेफड़ों की बीमारियों के बीच कोई संबंध नहीं। दावों की जांच के लिए 300 पुरुषों के यादृच्छिक नमूने का परीक्षण किया गया। देखे गए नमूने परिणाम नीचे सारणीबद्ध है। मतलब इस तरीके से एक कंपनी है जो तंबाकू बनाती है, उसने दावा किया कि तंबाकू यूज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें कैंसर नहीं होता है। समझ रहे हो, फेफड़ों की बीमारियां नहीं होती, कैंसर नहीं, फेफड़ों की बीमारियां की बात की। तो उसके लिए एक परीक्षण किया गया जिसमें 300 लोगों का परीक्षण किया गया, टेस्ट। उसमें से क्या हुआ, फेफड़ों की बीमारी, देखो धूम्रपान करने वाले 300 में से कितने थे, 75, और सामान्य कितने थे, 105। सॉरी, धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों की संख्या मिली 180, 300 में से 180, जिसमें से 105 सामान्य थे और 75 बीमार। धूम्रपान ना करने वाले 120, जिसमें से सामान्य 95 और फेफड़ों की बीमारी कितनी, 75। मतलब टोटल 300 में से 200 सामान्य है, 100 बीमार है। लेकिन रेशियो आपको निकालना है ना। यहाँ पे देखिए अनुपात किसका ज्यादा है, यहाँ 95 पर 20 लोगों को सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है जो धूम्रपान नहीं करते हैं, यहाँ 105 पे 75, मतलब इसका परसेंटेज ज्यादा है। तो कंपनी जो दावा कर रही है वो गलत है, यही आपको साबित करना है। यहाँ पे इस जानकारी के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धूम्रपान और फेफड़ों के रोग स्वतंत्र हैं या एक दूसरे से संबंधित हैं। इससे संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी पूछी गई है। तो ये कॉमन सेंस वाला, बस ऐसे थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, है ना। इसको आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि 105 में से 75 बीमार, 180 में से 75 बीमार, 105 सामान्य। मतलब आप सोच सकते हो लगभग यहाँ देखा जाए तो आपका वही 40-40% के लगभग 35-40% लोग बीमार हो रहे हैं जो धूम्रपान करते हैं। और नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कम परसेंटेज मिलेगा, यहाँ पे 120 में से सिर्फ 25 ही बीमार हो रहे हैं। तो वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है जो धूम्रपान करते हैं, यहाँ फेफड़ों की बीमारियाँ अधिक हो रही है, तो इसका प्रतिशत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि सीधा संबंध है किससे, तंबाकू कंपनी जो दावा कर रही है वो बात गलत है, धूम्रपान करने से फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कुछ आ सकते हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बीच के इसमें से क्वेश्चन कुछ पीडीएफ में है नहीं, अभी हम बॉटनी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी वीडियो बना देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड चीज़ें कुछ बता देंगे। उसी में जो है आपका ये जूलॉजी के भी कवर कर लूँगा, जो क्वेश्चन बीच के छूट गए हैं, कई सारे क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया। खास करके आपको ध्यान क्या देना है, ये जो टॉपिक देखो, पास होने भर का तो मटेरियल यहीं से बन जाएगा आपका। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको कवर कर लीजिए, जैसे जीन ट्रांसफर टेक्निक्स हैं, बायो सेंसर है ना, बायोचिप है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सीपीयू वगैरह, यूआरएल्स, इन सब चीज़ों को, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह है, इनको अगर कवर कर लेते हो, छोटे छोटे टॉपिक हैं, कम समय में तैयार हो जाएंगे। तो आपके यहाँ से कम 30 उस नंबर तो बन ही जाएंगे, 30-35। उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन पे जाइए, वहाँ भी देखो न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आंकड़ा बेस पे, है ना। तो आंकड़े वाले क्वेश्चन भी कुछ आपको करके जाने, आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आई होप आपको एक आइडिया पता चल गया होगा, लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा, है ना। जो मुझे उचित लगेगा आपको ज़रूर बताऊंगा, जिससे कि आपका कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।